Hello everyone. Welcome to PW Law Wala. I'm Advocate Mansi Jain. This is our class of logical reasoning जहां पे आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है सेंट्रल थीम एंड इन्फरेंसेस। अक्सर आपसे क्लाट में एलिट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं अबाउट लास्ट क्लास में हमारा जैसे हुआ था रिजॉल्विंग इन पैराडॉक्स, फाइंडिंग फ्लॉज इन पैरेलल रीजनिंग। अक्सर आपसे बहुत बार पैसेज गिवन होता है और आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे आपसे इन्फरेंसेस पूछी जाती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द ऑथर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फरेंस ऑफ द ऑथर। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लाट में आते हैं मोस्टली। तो इनको आज हम लोग जानेंगे क्लास में कि किस तरीके से सेंट्रल थीम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजीज का ध्यान रखना है, सिमिलरली इन्फरेंस के क्वेश्चंस को कैसे मूव ऑन करना है, किस तरीके की टेक्निक अडॉप्ट करनी है व्हाइल सॉल्विंग द इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। तो जैसे कि आप पूरी स्टोरी का क्रक्स निकालते हो, पूरा का पूरा उसका एक सार निकालते हो, वो होता है आपका सेंट्रल आइडिया और थीम कि पूरे पैसेज का अल्टीमेटली मेन थीम क्या है जिसपे ये पैसेज पूरा का पूरा बेस्ड है। तो ये होता क्या है जनरली, इट्स अ सेंट्रल यूनिफाइंग एलिमेंट ऑफ द स्टोरी जो टाई करता है सारे प्रीमाइसेस को ऑल टुगेदर। तो आपने अंडरस्टैंड करना होता है कि द रीजन और द एप्लीकेशन ऑफ द स्टेटेड प्रीमाइसेस टू यू। जितने भी प्रीमाइसेस आपको गिवन है उनका अंडरलाइंग मीनिंग क्या है, यहां पर हमारा वो पॉइंट रहता है। तो इसमें ऑथर एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन यूज करता है, ऑथर ने क्या क्या बातें बताई हैं, क्या यूनिवर्सल फैक्ट्स बताए हैं, क्या जेनेरिक ट्रुथ बताया है। तो सेंट्रल आइडिया इन सब केसेस में निकलता है। सेंट्रल आइडिया रिफ्लेक्ट करता है ऑथर का डिस्कवरी, उसके इमोशंस। अगर ऑथर का कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, एक्सपीरियंसेस दिख रहे हैं ऑथर के स्टोरी के अबाउट द मेन कैरेक्टर, अबाउट द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। तो अगर ऑथर बताना चाहता है कि सपोज पूरे पैसेज में ऑथर ने किसी प्रोटैगनिस्ट मतलब किसी मेन कैरेक्टर के बारे में, उसके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, उसके लाइफ के इवेंट्स के बारे में बताया, तो सेंट्रल थीम वुड बी समथिंग लाइक कि प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में उतार चढ़ाव कैसे आए वो ऑथर यहाँ पे बताना चाहेगा। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑथर ने किसी प्रोटैगनिस्ट का मेंशन किया है, किस इशू के बारे में मेंशन किया है, या ऑथर किस टॉपिक पे पूरा पैसेज लिख रहा है। ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी होता है whenever you are dealing with a central idea question. So you'll have to focus on the commentaries that are given to us. You'll have to focus on the supportable options. Interpretation बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। इंटरप्रिटेशन जिसको सपोर्ट करता है ऑथर का प्रीमाइस और जो ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ स्टोरी कैरी करता है। आपको पैसेज में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे प्रीमाइसेस मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान करना है कि ऑथर ने सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वेटेज कौन से टॉपिक को दी है, ग्रेटेस्ट वेटेज ऑथर की, ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन ऑथर का किस टॉपिक की तरफ है, वो आपको बताएगा कि पैसेज का सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम क्या होगा। सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ अ स्टोरी जनरली ऑथर का कमेंट होता है जो यूजुअली इंप्लाइड होता है, उसके नैरेटिव में दिखता है। ये एक इनसफिशिएंट पॉइंट होगा अगर हम बोलेंगे कि चलो ठीक है पैसेज का जो सेंट्रल थीम था वो लॉयल्टी था, वो मदरहुड था। ऐसे वन वर्ड सेंट्रल थीम्स नहीं निकलते। देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट, अ क्रक्स और द मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट इज गिविंग यू द सेंट्रल आइडिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंड्रेला स्टोरी का एग्जाम्पल लें, यहाँ पे ऑथर बताना चाहता है एग्जाम्पल फॉर्म में, अगर आप सिंड्रेला स्टोरी सभी ने सुनी होगी, बहुत कॉमन स्टोरी है। अगर आप बोलेंगे कि उसका सेंट्रल आइडिया है कि सिंड्रेला इज द स्टोरी ऑफ अ पुअर सर्वेंट गर्ल who overcomes the cruelty of her family, lives happily ever after with a prince charming, जो सबको लगेगा yes ये तो बिल्कुल सही लग रहा है सेंट्रल आइडिया, बट दिस विल बी एक्चुअली अ पुअर सेंट्रल आइडिया। ये अप्रोप्रिएट सेंट्रल आइडिया नहीं है, ये सिर्फ एक स्टोरी का हम इन्फरेंस बता सकते हैं। सेंट्रल आइडिया एंड थीम सिंड्रेला स्टोरी का अप्रोप्रिएट क्या होगा? सिंड्रेला इज अ स्टोरी ऑफ
people who are kind, because Cinderella was kind, and the people who are patient, again Cinderella was kind and patient, ऐसे लोगों को ऑफन जिंदगी में अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। ये है ऑथर का एक्चुअल सेंट्रल आइडिया। तो आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए कि सेंट्रल आइडिया बता रहे हो आप या अल्टीमेटली बस कंक्लूजन बता रहे हो। कंक्लूजन होता है आपका चेन ऑफ प्रेमाइसेस, जो हम अभी इन्फरेंस निकालेंगे, लेकिन सेंट्रल आइडिया होता है जो बातें लिखी हैं उसके बियॉन्ड ऑथर क्या कहना चाहता है, अल्टीमेट थीम क्या ऑथर बताना चाहता है, वो हमेशा यहां पर हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहेगा। तो कुछ पुअरली सेंट्रल आइडियाज ऐसे हो सकते हैं कि हमने बोल दिया क्लियरली द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी इज अबाउट लव। जैक्सन्स टेल में मैंने बोला द टेसी वाज ट्रीटेड अनफेयरली। सेंट्रल आइडिया रिवील्स दैट वी आर क्रूअल, डोंट सी आवरसेल्फ एज अदर्स डू। तो अल्टीमेटली ये कुछ ऐसे पुअरली रिटन सेल्फ central ideas होंगे। But now just consider the examples of the well written central ideas, जो काफी appropriate central ideas हैं, जिसमें हम ये बोलेंगे the story reveals about the overwhelming desire of a one side infatuation that can blindly drive people to seek intimacy in the name of love। तो simple ये बोलना central idea is about love, that would be an incorrect option, but इस तरीके से unrequited love के ऊपर ये story है, अगर ऐसा कुछ अगर हम बोलेंगे that would be the appropriate answer for a central idea। Similarly, the central idea is that a person who has difficulty in dealing with the reality will sometimes escape into the fantasy world rather than daydreaming would be the incorrect central idea. So whenever you identify a central idea, you'll have to keep certain things in mind, जैसे कि आपको story के सारे elements पे ध्यान देना है। That's very important whenever you are dealing with central idea। आपको ध्यान देना है कि story में plot क्या है, पूरी story क्या है, कैरेक्टर्स के बारे में अगर ऑथर ने कुछ बताया है तो व्हाट इज द कैरेक्टर, व्हाट आर द इश्यूज जो ऑथर ने जिक्र किया है, जिन इश्यूज के बारे में, अगर ऑथर ने किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जिक्र किया है तो व्हाट इज दैट कॉन्फ्लिक्ट अबाउट। इन सब चीजों को जब आप टाइड अप करोगे एक साथ, तब आपका सेंट्रल आइडिया इजीली निकल के आएगा। सो सेंट्रल आइडिया एंड थीम इज लाइक asking yourself the following question कि अल्टीमेटली ऑथर क्या कहना चाहता है अपने कैरेक्टर सेटिंग और पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी टोन, लैंग्वेज और कॉन्फ्लिक्ट से। ऑथर का क्या रिजोल्यूशन है रिगार्डिंग द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिकेट करता है सेंट्रल आइडिया। हाउ डज द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्रेस द स्टोरी थीम। अगर ऑथर ने कुछ सिंबल्स दिए हैं, कुछ मेटाफर्स दिए हैं, तो यहां पर अगर ऑथर ने कुछ भी फिगर ऑफ स्पीच यूज करी है, जैसे कि आपने अपने वर्बल रीजनिंग सेक्शन में पढ़े होंगे, देयर आर वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर। अगर ऑथर ने कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीच यूज करे हैं तो ऑथर किसी पर्टिकुलर बात पे ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस या इंडिकेट करना चाहता है, तो सेंट्रल थीम निकालते हुए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अगर ऑथर ने कोई पर्टिकुलर बात पे बार बार रेपिटेशन और ज्यादा फोकस किया है, किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस किया, हाउ डज द टाइटल मेक सेंस, इज इट सिग्निफिकेंट, what the story reveal about the society, the people, the roles of the genders, the time period in which the story take place, does the central idea make sense in the light of the story and title। तो किस तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि central idea must be reflected through, central idea को निकालने के लिए must be reflected through the story प्लस द टाइटल। अगर आपको ऑथर ने पैसेज में, आपको जो भी क्लैट में पैसेज गिवन है, अगर उसकी स्टोरी तो गिवन होगी पैसेज में, इन केस अगर आपको उस पैसेज का टाइटल भी गिवन है तो आपको सेंट्रल आइडिया निकालने के लिए बेटर हेल्प मिल जाती है। Now understanding a few questions and applying the knowledge that we have grasped so far. Many intellectual histories of Black Power movement of 1960 and 70 rely heavily on essays and other explicitly ideological works such as primary resources। तो जितना भी हमारा डेटा है जनरली हमारे पास ऐसे फॉर्म में है, रिटन फॉर्मेट में है, लिटरेचर फॉर्मेट में है, जो कि प्राइमरी सोर्सेज हैं उस एरा के। A tendency that can over present the perspective of a small number of thinkers, most of whom were male। तो जनरली सारा कंटेंट जिन्होंने लिखा है they were of the male gender। तो जनरली और प्लस ये स्मॉल नंबर में है, स्मॉल नंबर ऑफ थिंकर्स के ऊपर सिर्फ स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं, तो समवेयर ये टेंट हो सकती हैं बाय द सब्जेक्टिव बायस। Historian Ashley D. Farmer ने कहा has shown that expanding the array of primary sources to encompass the more types of print material। तो ऑथर कहना चाहता है कि apart from the books of the famous people, हम लोगों को प्राइमरी मटेरियल में प्रिंट मटेरियल को भी इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल कार्टून्स, एडवर्टाइजमेंट्स, आर्ट वर्क, जिसके थ्रू
हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो भी मूवमेंट्स हुई है 1960 से 1970 एरा के बीच में, एंड द क्रूशियल एंड डाइवर्स रोल्स जो ब्लैक वुमेन ने प्ले किया था उस एरा में इन शेपिंग अप द मूवमेंट्स ऑफ दैट एरा. Now understanding the central theme, which of the following will best describe the main idea of the story? First ने कहा before farmers research से पहले historians had largely ignored the intellectual dimensions of the black power movement. Ignored जैसा author ने कुछ भी नहीं कहा, तो आपको हमेशा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड, और आपको ये देखना है किसी ना किसी ऑप्शन में ऐसा कोई ना कोई हार्ड वर्ड आपको मिल जाता है, एक हिंट वर्ड मिल जाता है जो आपको उस ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प आउट करता है. सो दिस इज एन एलिमिनेटर. बी ने कहा कि फार्मर्स के जो मेथड्स एंड रिसर्च थे वो एनरिच थे काफी हिस्टोरियल अंडरस्टैंडिंग से, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्लैक पावर मूवमेंट एंड ब्लैक वुमेन्स कंट्रीब्यूशन दैट वाज गिवन टू अस इन द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज आल्सो. सो देयरफॉर दैट्स अ करेक्ट आंसर. Considering C, other historians की author ने बात नहीं की. Other historians of Black Power movement have been criticized कि बाकी के historians को criticize किया गया, ऐसा author ने discuss नहीं किया. Figures in the Black Power movement whom historians tend to cite would have agreed with the farmer's conclusion. ऐसा भी author ने discuss नहीं किया. Henceforth, it's the incorrect choice. Understanding another passage. इस text को adopt किया गया है रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन की 1883 नॉवल जिसका नाम था ट्रेजर आइलैंड. तो हमारे पास यहां पर टाइटल है दैट इज कॉल्ड ट्रेजर आइलैंड, और ये हमें हेल्प आउट करेगा हाउ टू इन्फर द सेंट्रल थीम आइडिया इन दिस क्वेश्चन. तो क्या था पैसेज, आइए देखते हैं. बिल एक सेलर है जो स्टे करता है एडमिरल बेनबो में, जो कि एक इन है जो कि नैरेटर के पेरेंट्स चलाते हैं. हर दिन जब बिल वापस आता है अपने स्ट्रॉलिंग से, अपने वॉकिंग से, तो वो हमेशा पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई सी फारिंग मैन यहाँ से गुजरे हैं. सी फारिंग मैन आर द पीपल हु एक्चुअली रोम इन द सी, मतलब आप इस तरीके से जो भी फिशरमैन टाइप के लोग होते हैं उस टाइप के लिए बिल हमेशा पूछता था. जहां पर बिल रहता था जिस मोटेल में, वहां के ओनर से हमेशा पूछता था जब भी वॉक करके आता था कि क्या आपने कहीं पर आते जाते यहाँ पर सी फारिंग मैन को देखा, जो लोग सी में वोयाजेस के लिए जाते हैं. उनको सबसे पहले लगता था कि वो शायद उन लोगों की कंपनी चाहता है, क्योंकि यहां पर जो आपका बिल था वो भी आपका एक्स सी फारमैन था. तो उनको शुरू में लगा कि शायद इसीलिए पूछता है अपने जैसे लोगों के लिए, अपने जैसे भाई बंधुओं के लिए, कि शायद उनकी कंपनी को मिस करता होगा. दैट मेड हिम आस्क द क्वेश्चन. बट एट लास्ट वी बिगैन टू सी ही वाज एक्चुअली डिजीरियस टू अवॉइड देम. हमें बाद में समझ में आया कि एक्चुअली वो उनको अवॉइड करना चाहता है, उनकी कंपनी को अवॉइड करना चाहता है, इसीलिए पूछता है. कैसे पता चला ऑथर को? व्हेन अ सीमैन डिड स्टे एट द एडमिरल बेनबो में, जहां पर ये बिल रहता था, वहां पर एक सी फारिंग मैन एक बार आया और रुकने के लिए आया, स्टे करने के लिए आया. तो वहां पर हमने देखा दैट ही वुड लुक एट हिम थ्रू द कर्टेन्ड डोर. तो हमने देखा कि बिल उस टाइम पे उसको छुप छुप के देखता था कि यार ये फटाफट चला जाए, मुझे इसको एनकाउंटर ना करना पड़े, मुझे इससे बातचीत ना करनी पड़े, बिफोर ही एंटर्ड द पार्लर. He was always sure to be as silent, तो he always used to be in the stealth mode. जब भी ऐसा कोई सी फारिंग मैन लाइक अ माउस व्हेन दे वर प्रेजेंट, तो जब भी कभी कोई सी फारिंग मैन उस होटल में आके स्टे करता था, तो हम ये देखते थे कि बिल के ना जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें काफी चेंजेस देखने को मिलते थे कि वो अवॉइड और इग्नोर मारता था उन लोगों को. So let's understand why does Bill regularly ask about the seafaring men? क्यों बार-बार पूछता था बिल उनके बारे में? Let's have a look on it. He isn't sure that other guests at the inn will be welcoming. बाकी के गेस्ट उनका वेलकम करेंगे कि नहीं करेंगे सेलर्स का, ऐसा ऑथर ने डिस्कस नहीं किया. वो एक जॉब सिक्योर करना चाहता था सेलर्स के शिप के ऊपर, ऐसा भी ऑथर ने नहीं कहा. वो चाहता था कि कोई उसको पुराना दोस्त मिल जाए, ऐसा ऑथर ने नहीं कहा. वो नहीं चाहता था कि ऐसे लोगों के साथ उसका एनकाउंटर हो अनएक्सपेक्टेडली. यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर चॉइस. अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज. इस पैसेज को अडॉप्ट किया गया है चार्ल्स टर्न्स 1849 आर्टिकल, जिसका टाइटल विल अगेन हेल्प अस, द वे टू अबॉलिश स्लेवरी. नाउ अंडरस्टैंडिंग द पैसेज. गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने बोला कि वी शुड बी क्रिएटिंग नो स्लेव्स. इट ओनली रिकॉग्नाइजेस as lawful the slavery existing in the several states. So मतलब कुछ states में slavery allowed है, लेकिन majorly उनका point है कि हम लोगों को slavery को खत्म करना है, but कुछ states में allow करी हुई है. Or to use the words of constitution, tell to service or labor under the laws thereof.
द लॉज ऑफ सेवरल स्लेव होल्डिंग स्टेट्स, जहां पर स्लेवरी अलाउड है, उनके लॉज आर मेड विद द स्टैंडर्ड फॉर द जनरल गवर्नमेंट्स एक्शन अपॉन दिस सब्जेक्ट. नो क्विबल कैन पॉसिबली इवेड दिस. फ्रॉम दिस डिसीजन देयर इज नो अपील. तो इस केस में अपील भी नहीं फाइल होगी. What then is necessary to be done to remove this prop from under the colossal statute of slavery? तो actually में क्या करना चाहिए to remove it? Plainly, to repeal all the laws. तो मतलब जहां पर जिन स्टेट में स्लेवरी अलाउ भी करी जा रही है उनको सारे लॉस को रिपील और बैनिश कर देना चाहिए. to recognize the existence. Do this and refuse to obey any of the claims of South in reference to this matter. And slavery will definitely will come cease into the effect. मतलब बिल्कुल खत्म की जा सकती है अगर आप पुराने लॉज जो स्लेवरी अलाउ कर रहे हैं कुछ स्टेट्स में, अगर आप उन लॉज को ही अबॉलिश कर दोगे तो कंप्लीटली स्लेवरी से यहां पर वैनिश या आप निजात पा सकते हैं as soon as the cart would cease to turn upon its axis. Which choice best states the central idea of the text? So what is the major central idea of the text? US गवर्नमेंट हैज नो बाइंडिंग अथॉरिटी. ऐसा नहीं बोला उन्होंने, तो बल्कि बोला है कि यूएस गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, वो चाहे तो स्टेट्स में भी लॉज को चेंज कर सकते हैं. यूएस गवर्नमेंट रादर देन द स्टेट शुड मेक लॉज रिगार्डिंग स्लेवरी, ऐसा ऑथर ने नहीं कहा. उन्होंने सिर्फ रिपील के लिए कहा है. न्यू लॉज भी यूएस गवर्नमेंट को क्रिएट करने हैं ऐसा नहीं कहा, इसलिए सही लगेगा पर ये गलत ऑप्शन है. स्लेव होल्डर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूविंग ओनरशिप, ओनरशिप पॉइंट डिस्कस भी नहीं किया ऑथर ने. Any legislation, कोई भी नया law that upholds the slavery should be rescinded, मतलब should be abolished. कोई भी law जो slavery को promote कर रहा है उस law को abolish कर देना चाहिए, rescind कर देना चाहिए. यही बात author ने कही है. Therefore, D is the correct central theme. Understanding another question. A study led by Sarah Mann aimed to provide a fuller picture of the vegan diet. तो vegan diet के बारे में उनका आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कहा in which no animal products are eaten, encompassing both the nutrition and health, जिससे nutrition and health दोनों चीजें अच्छी हो सकती हैं, of the vegan diet as well as the related ethical beliefs by studying scientific and popular literature in tandem. Furthermore, इनके स्टडी जो इन्होंने वेगन डाइट पे स्टडी क्रिएट की थी, स्टडी का एम था टू प्रोवाइड एन इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव ऑफ द वेगन डाइट. तो मतलब पॉजिटिव्स ऑफ वेगन डाइट एज द मीन्स ऑफ कॉम्बैटिंग, किस तरीके से वेगन डाइट से आप लोगों के जो हिस्टोरिकल माइंडसेट हैं, जो प्रेजुडिस हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, उनको रिमूव कर सकते हो. मेकिंग द डाइट मोर रिलेटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल. तो इट्स लाइक अ गुड टू गो डाइट टू दोज हु आर नॉट वेगन. तो जो लोग वेगन नहीं है उसको प्रमोट के लिए इसको स्टडी को वो समझ सकते हैं. तो सारे रिसोर्सेज को जब हम कंबाइन करेंगे तो प्रोजेक्ट का अल्टीमेट एम क्या है? टू एड्यूकेट द पब्लिक. तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट का एम क्या है? टू एड्यूकेट द पब्लिक regarding a diet and a lifestyle that is often perceived at least partially in a negative manner. तो लोगों को एड्यूकेट करना चाहते हैं कि वेगन डाइट इज अ गुड डाइट, और जनरली लोग वेगन डाइट को गलत समझते हैं. तो लोगों को जिनका नेगेटिव माइंडसेट है टुवर्ड्स वेगन डाइट उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए ये स्टडी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और ये स्टडी का एम है. Which of the text will actually give the main objective of Sarah Mann's study? Main objective का वही मतलब है कि स्टडी का उनकी एम क्या था जो हमने लास्ट लाइन में अभी पढ़ा. To encourage others to adopt vegan lifestyle. अब आपको लगेगा ये तो सही है, एनकरेज नहीं करने का एम था. एम था सिर्फ स्टडी का कि जो लोग नेगेटिवली कंसीव करते हैं वेगन डाइट को उनका माइंडसेट चेंज हो जाए, वो बैठ के वेगन डाइट पे स्विच कर जाएं, ऐसा ऑथर ने नहीं कहा. Therefore, it's an incorrect choice. To examine why people are opposed to vegan diet, examine नहीं करा ऑथर ने कि लोगों को वेगन डाइट क्यों समझ नहीं आती. ऐसा ऑथर ने कुछ नहीं कहा. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लोगों को कम समझ में आती है, नेगेटिवली परसीव करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ऐसा कोई एग्जामिनेशन ऑथर ने नहीं किया. To teach others, educate हमने पढ़ा है. To educate others about the nature of veganism. Yes, therefore that's a correct answer choice. डिटर्मिन करना एंथ्रोपोलॉजिकल ओरिजिन्स, वेगन डाइट का ओरिजिनेशन ऑथर ने जिक्र भी नहीं किया है. हेंसफोर्थ आपका डी इनकरेक्ट चॉइस में जाएगा. अंडरस्टैंडिंग अनदर क्वेश्चन. फर्स्ट बॉटल कार्बोनेटेड मिनरल वाटर को बेचा गया जिनीवा में 1783 में. फर्स्ट बॉटल कार्बोनेटेड वाटर, दैट मींस लाइक योर कोक्स एंड ऑल दैट जैसे होते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स, किसने बेचा था? बाय जॉन जेकब श्वेप.
हु रिलोकेटेड हिज बिजनेस टू लंडन, जिन्होंने अपने बिजनेस को शिफ्ट करा 1792 में लंदन में. Not long after, manufacturers started offering the flavorings mixed with the mineral water. उसके बाद काफी manufacturers ने जितना भी mineral water है उसमें flavors डालना शुरू करे और advertise करना शुरू किया, having the medicinal purposes also. साथ साथ ये भी बोला कि इसमें medicinal purposes हैं, मतलब it should be beneficial to health and plus the medical properties. एक ऐसा example author ने दिया है ginger beer का, जो कि सबसे पहले mention की गई थी in the treatise on the beverages written in 1809. However, transitions पे ज्यादा फोकस करना होता है. However मतलब but the drinks were extremely popular. तो सारी drinks extremely popular है और एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसी ही एक ड्रिंक का नाम था जिंजर बियर, जो उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हुई. एंड ओवर टाइम वर कंज्यूम फॉर प्लेजर प्लस फॉर दी हेल्थ पर्पस, क्योंकि ऑथर ने कहा कि वो रिक्रिएशनल पर्पस भी है क्योंकि फ्लेवर्स है मिनरल वाटर में, साथ साथ मेडिकल प्रॉपर्टीज भी है, मतलब हेल्थ वाइज भी दे आर गुड टू गो. Which of the following option is true? What of the following option is true about ginger beer? Ginger beer के बारे में आपको सिर्फ author का true statement निकालना है. That falls logically into the line. It was the most popular favorite flavored drink. Author ने ये नहीं कहा कि ginger beer most popular थी. Author ने कहा it was one of the popular drinks. सिर्फ example दिया था. यहाँ पर most popular बोल के extremity पे जाएंगे तो incorrect answer हो जाएगा. ये सबसे पहली कार्बोनेटेड ड्रिंक थी, ऐसा भी ऑथर ने नहीं कहा. इट वॉज सोल्ड एज हैविंग द क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज. क्यूरेटिव का मतलब है हीलिंग प्रॉपर्टीज, हीलिंग का मतलब है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जैसा कि ऑथर ने कहा. देयरफॉर इट्स अ करेक्ट आंसर. इट वॉज फर्स्ट ऑफर्ड फॉर सेल बाय जॉन श्वेब. ये भी ऑथर ने नहीं कहा जिंजर बियर के लिए. देयरफॉर इनकरेक्ट आंसर चॉइस. अंडरस्टैंडिंग अनदर क्वेश्चन. A little after noon on that distinguished Saturday, मैं शिप पे पहुंचा. ऑथर ने बताया कि on that Saturday afternoon मैं शिप पे पहुंचा and went on board. All was bustle and confusion. तो जो शिप थी जो कि बोर्ड होने वाली थी, वहां पे बड़ा confusion चल रहा है, काफी mayhem चल रहा है. I have seen that remark before somewhere. The pier was crowded. All the area of the dock was actually crowded with the carriages. Men, passengers were arriving, rushed up because onboarding शुरू होने वाली थी, शिप निकलने वाली थी voyage के लिए. जो vessels decks थे, they were actually encumbered with trunks, valises etc. जितने भी सामान सारा शिप पे था, तो ऑथर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है. There were groups of excursionists जो excursion के लिए जा रहे थे, ट्रिप पे जा रहे थे. Arid in the unattractive traveling costumes, लोगों ने traveling costumes पहने हुए थे. They were mopping about in a drizzling rain. Actually, there was also raining that time. And looking as droopy and woebegone as so many molting chickens. तो यहाँ पे ऑथर ने एक ये बताया कि रेन हो रही थी और उसका थोड़ा बहुत ऑथर ने एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताने की कोशिश की है थ्रू रेन. तो आप समझेंगे यहाँ पे समवेयर ऑथर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज करना चाहता है थ्रू रेन, एंड दैट वाज एक्चुअली हैपनिंग टू समथिंग दैट वाज एक्चुअली अ डूम्ड डे. Gallant flag was up. शिप का जो फ्लैग था, the gallant flag was up, but it was under the spell, as if like किसी ने उस पे कोई मंत्र या जादू कर दिया है. It was torn, hanging limp and disheartened by the mast. Altogether, it was the bluest spectacle. So blue is generally signified with something of the negativity, as like white is generally analogous with the peace. So over here हमें यहाँ पे एक simile मिली है blue की, जिसके through again हमें समझ में आता है कि ऑथर जो है वो नेगेटिव पॉइंट को बताना चाहता है थ्रू द कलर ब्लू. सो इट वाज अ bluest spectacle. It was a pleasure excursion. There was no gaining that because the program said so, it was so nominated in the bond, but it surely hadn't the general aspect of the one. So ultimately the conclusion is about it. What is the main idea of the text over here? A voyage that is very inauspicious in the beginning stage. क्योंकि अभी बोर्डिंग ऑन बोर्डिंग हो रही है, अभी निकलना है voyage पे, उसी टाइम थोड़ा सा inauspicious लग रहा है. Blue, rain and everything, the flag was down, etc. So therefore that's a correct answer. B ने कहा weather unpleasant है. Weather is not the main idea over here. It was a busy and exciting. author ने नहीं बोला, therefore incorrect option. Many people are worried. लोगों का mindset author ने discuss नहीं करा. Therefore, that is the incorrect option choice. Next passage. In 1970, California condor
the largest bird, so it's a name of a species of the bird, that is California condor, जो कि largest bird है in North America, जिसके जो wing span है, जो wing का span होता है, that's about 9.5 feet, was on the brink of extinction. ये खत्म होने वाला है, बिल्कुल extinct होने वाला है, and it completely got extinct in 1987. तो 1987 में पूरी तरह से extinct हो गया. कंजर्वेशनिस्ट ने, जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, दे बिगैन अ कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम. तो उन्होंने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया एंड अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वाज टू एलिमिनेट ऑल द पैरासाइट्स इन द बर्ड्स. तो उन्होंने स्टार्ट किया कि जो भी पैरासाइट्स इस बर्ड पे फीड करते हैं, जिस वजह से बर्ड का शायद एक्सटेंशन हो रहा है, उन पैरासाइट्स को खत्म करना है. कैलिफोर्निया कॉन्डोर पॉपुलेशंस आर स्लोली रीबिल्डिंग. तो उन्होंने कहा ये सेम बर्ड की जो पॉपुलेशन है उसने धीरे धीरे रीजेनरेट और रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है. मतलब वी कुड एबल टू सेव द बर्ड्स. बट कैलिफोर्निया कॉन्डोर लूज, दैट्स द पैरासाइट जो इस बर्ड पे फीड करता है. कैलिफोर्निया कॉन्डोर लूज, a parasite that has evolved to survive only on that species has apparently gone extinct. तो इस वाले लाइन में ऑथर ने कहा कि जो पैरासाइट है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है जो इस बर्ड पे फीड करता है. The California condor louis is one of the best documented cases of the loss of a parasite due to the depletion of the host population. तो ऑथर ने कहा क्योंकि जो होस्ट पॉपुलेशन थी, जो बर्ड पॉपुलेशन थी, जब वही एक्सटिंक्ट हो गई तो इस पे जो पैरासाइट फीड करता था वो भी साथ साथ एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि जो होस्ट पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई तो उसका फीडिंग का सारा मैकेनिज्म खत्म हो गया. देयरफॉर वी कुड ऑब्जर्व द पैरासाइट पॉपुलेशन गॉट एक्सटिंक्ट. What is the main idea of the text over here? तो ऑथर यहाँ पे क्या बताना चाहता है? What is the main idea of the text? California condor have recovered after almost going extinct. तो ये ऑथर का मेजर सेंट्रल थीम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैरासाइट को लेके कुछ डिस्कशन नहीं है और दोनों पॉइंट थे ऑथर के पैसेज के अंदर. तो हम इसको इसीलिए, ये पार्टली करेक्ट आंसर है, इसीलिए इसको इनकरेक्ट में डालेंगे. California condor have evolved to live with the California condor louis. मतलब बर्ड इवॉल्व हो चुका है कि अब वो पैरासाइट के साथ रह सकता है, ऐसा ऑप्शन ऑथर ने बोला भी नहीं है. कैलिफोर्निया कॉन्डोर लुई हैज गॉन एक्सटिंक्ट, यस, ड्यू टू द एफर्ट्स टू सेव कॉन्डोर बर्ड. यस, बिल्कुल सही है, दैट्स द करेक्ट आंसर. कि बर्ड को सेव करने में एक्चुअली जो पैरासाइट की पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, दैट्स अ करेक्ट आंसर. कैलिफोर्निया कॉन्डोर लू वाज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ नियर एक्सटिंक्शन. ऑथर ने ये बोला था कि जो कैलिफोर्निया कॉन्डोर लुई है वो पैरासाइट है इस बर्ड के लिए, लेकिन ऑथर ने ये बात नहीं कही कि उसके बर्ड के एक्सटिंक्शन का कारण ही पैरासाइट है. ये बात ऑथर ने नहीं कही, तो ये बात हम सेंट्रल थीम में अज्यूम नहीं कर सकते. क्या पता एक्सटिंक्शन का कारण हंटिंग, पोचिंग या कुछ और हो. तो अपने आप ये मान लेना कि पैरासाइट की वजह से पॉपुलेशन डिप्लीट हुई है, ये फार असम्पशन हो जाएगी, फार फेच्ड ऑप्शन हो जाएगा. देयरफॉर डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस. अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज. स्नो ब्लाइंडनेस एक कंडीशन होती है जो कि यूवी रेज फ्रॉम द सन टेम्पररी डैमेज द आईज. स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं लेकिन होती है फ्रॉम यूवी रेज ऑफ सन, जिसमें यूवी रेज ऑफ सन आंखों को डैमेज कर देती हैं टेम्पररी, जिससे पेनफुलनेस होती है आंखों में, समटाइम्स विजन में भी प्रॉब्लम होती है. टिपिकली ऐसी कंडीशंस अपने आप ठीक हो जाती हैं कुछ दिनों में, बट बार बार ऐसा होने से, किसी को बार बार अगर ये प्रॉब्लम हो रही है स्नो ब्लाइंडनेस की, उसमें उस केस में सीरियस कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे विजन लॉस या इवन आई कैंसर. डिस्पाइट द नेम, माना इसका नाम है स्नो ब्लाइंडनेस, दैट कैन अकर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ स्नो. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑथर ने बोला स्नो ब्लाइंडनेस होती है यूवी रेज ऑफ द सन से. नाम स्नो ब्लाइंडनेस है लेकिन स्नो का यहां कोई रोल नहीं है, ये ऑथर बताना चाहता है. Bright reflected light from the sources as light colored pavements, white sandy beaches, water all can create the same effect. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल बताए हैं causes of snow blindness, और यहाँ पे स्नो का ही रीजन नहीं है, तो ऑथर ने कहा इन सब चीजों की वजह से भी स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है. Based on the text, what is true about the snow blindness? कौन सी बात स्नो ब्लाइंडनेस को लेके बिल्कुल ट्रू है as per the author? It does not actually harm the eyes.
unless and until the person repeatedly getting it. माना repeated में ऑथर ने बोला कि आंसर तक हो जाता है, लेकिन जब किसी को फ्यूअर केसेस भी देखने को मिले तो ऑथर ने कहा विजन प्रॉब्लम्स भी होती हैं यहाँ पर और डैमेज भी होता है आइस को, तो ये मान लेना कि एक्चुअली में आइस को हार्म नहीं करता, ये गलत सेंट्रल थीम होगी। ये बहुत ज्यादा सेवियर हो जाता है जब इट इज कॉज्ड बाय स्नो, ऑथर ने तो कहा ये स्नो से कॉज ही नहीं होता, देयरफॉर अ क्लियर एलिमिनेटर। सी ने कहा इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट अ पर्सन्स आईसाइट फॉर सेवरल डेज बिफोर रिकवरी। बिल्कुल ऑथर ने यही कहा, अपने आप ठीक हो जाता है लेकिन जब तक ठीक नहीं होता तब तक विजन प्रॉब्लम आती है, देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। डी ने कहा ये इम्पॉसिबल है अवॉइड करना सिचुएशन दैट आर कंड्यूसिव टू कॉजिंग इट, मतलब ये टोटली इम्पॉसिबल है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्लियरली अवॉइड कर सकते हो, जब ऑथर ने सीधा सीधा बताया कि ये हमेशा आपके फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट के थ्रू होती है। तो जो इंसान घर के बाहर नहीं निकलेगा, जो ऐसे सैंडी बीचेस या यूवी रेस पे एक्सपोजर नहीं लेगा, उसको ये हो ही नहीं सकता। यहां पर डी ऑप्शन ने कह दिया ये इम्पॉसिबल है, मतलब जिसको होनी है उसको होनी ही है, तो ये क्लियरली आपका फॉल्स स्टेटमेंट है and therefore it cannot be the central theme. Now let's start with the inferences. आप लोगों ने समझ लिया कि central theme क्या होता है। Inferences भी बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। In fact, the most recurrently asked question is generally which of the following is the inference of the author? What have you concluded from the author's point of view? तो inference का मतलब क्या होता है? Let's have a look on it and let's understand the strategy कि किस तरीके से आपको inference conclusion के questions को solve करना होता है। Number one, inference and conclusion are synonymously asked in CLAT and AILET और आपको दोनों में सेम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होती है क्योंकि जनरली इंफरेंस कंक्लूजन सेम चीज होती है। अब आपने अगर डाइसेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट देखा था, जो कि फर्स्ट लेक्चर था लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें हमें बेस पता चलता है कि प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, वहीं से आपको कुछ स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। जनरली हर आर्ग्यूमेंट के अंदर प्रीमाइस भी गिवन होता है और कंक्लूजन भी गिवन होता है, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपसे इन्फरेंस कंक्लूजन पूछा जाएगा वहां पर आपको सिर्फ प्रीमाइसेस गिवन होंगे, वहां आपको कंक्लूजन गिवन नहीं होगा क्योंकि आपने इन्फरेंस और कंक्लूजन को निकालना होता है। सो एज वी ऑल नो कि प्रीमाइस अल्टीमेटली हमको ऑफर करता है सारे वाइज और कंक्लूजन हमको ऑफर करता है व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि अल्टीमेटली वाइज में मैंने बोला कि टुडे there is clouds are going on, clouds are there in the sky, today the weather is very pleasant, today there is windy weather going on, तो ये सब चीजों से मैंने क्या कंक्लूजन डिकोड किया, I could have deciphered कि शायद शाम को बारिश हो जाए, तो ये मेरा कंक्लूजन रहा इस केस में। और इसको मैंने कहां से निकाला? with the chain of premises that was given to me। तो always you'll have to look on the chain of premises to understand कि actually में conclusion क्या है, inference क्या है जो author बताना चाहता है। It's like कड़ी से कड़ी मिलाना, जो आप लोग जनरली जब भी कोई क्राइम सीरीज देखते हो तो आप कड़ी से कड़ी मिलाते हो कि अच्छा ये चीज है, ये चीज है, ऐसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के हाथ में आपने नाइफ देखा तो तब तो आप ये भी सोच सकते हो कि शायद ये किसी का गला काट के आया हो या शायद अभी इस टाइम पे सब्जी काट के आया हो। लेकिन जिसके हाथ में नाइफ है, आपने देखा कि उसके क्लोथ्स पे ब्लड स्टेन है और वो काफी घबराया हुआ है, तो पहला इन्फरेंस जो निकलता है कि ये हो सकता है कि शायद ये किसी का मर्डर करके आया हो या किसी को ग्रीवियसली इंजर करके आया हो। तो दैट इज द इन्फरेंस जो आपने कड़ी से कड़ी मिला के निकाला। तो यही से निकलती है आपकी स्ट्रैटेजी हाउ टू फिगर आउट द इन्फरेंसेस। So an inference has to be the airtight and a defendable argument, मतलब कि आपके पास कोई if and but का स्कोप नहीं होना चाहिए जब भी आप inferences निकालो। So always check the chain of premises. Multiple premises are given to you in the main passage. आपको सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देके इन्फरेंस निकालनी है। तो एग्जाम्पल, अगर मेरे को कुछ एक प्रीमाइस गिवन है, कुछ दो बातें गिवन है और तीन बातें गिवन है, तो तीनों को प्लस करके अल्टीमेटली मेरा कंक्लूजन निकलेगा। यहां पर से आपको एक एलिमिनेटिंग स्ट्रैटेजी निकल के आती है। ऐसा बहुत बार होगा कि आपको एक ऑप्शन ऐसा गिवन होगा, सपोज एक ऑप्शन में सिर्फ एक प्रीमाइस और सेकेंड प्रीमाइस को डिस्कस किया है, एक ऑप्शन में सिर्फ सेकेंड प्रीमाइस को डिस्कस किया है, एक ऑप्शन में सिर्फ प्रीमाइस 3 को डिस्कस किया है और एक ऑप्शन में तीनों को प्लस करके अल्टीमेट कंक्लूजन निकाला गया है। तो इस केसेस में बच्चों को पढ़ते पढ़ते क्या लगेगा कि यार ए भी ठीक है, मैंने पैसेज में तो पढ़ा है,
बी भी ठीक है, मैंने पैसेज में ये वाला प्रेमाइस देखा था, और सी भी सही लगेगा। तो अल्टीमेटली नेट कंक्लूजन क्या होगा? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि करेक्ट आंसर होगा जो आपका डी में गिवन होगा, ये इस केसेस में आपके एलिमिनेटर्स होंगे। सो ऑलवेज पे क्लोज अटेंशन की मल्टीपल प्रीमाइसेस का टोटल चेन ऑफ थॉट, टोटल कलेक्टिव थॉट होता है आपका इन्फरेंस। अगर आप सिर्फ एक बात को पढ़ के कंक्लूजन इन्फरेंस निकालोगे, अगर आप सिर्फ अपने पैराग्राफ 1 को पढ़ के इन्फरेंस निकाल लोगे, पैराग्राफ 2 और 3 की इंफॉर्मेशन को नहीं यहां पर कंसिडर करोगे, तो आपका वो इनकरेक्ट इन्फरेंस हो जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन सारे पैराग्राफ्स में गिवन होगी, जो प्रीमाइस इंफॉर्मेशन है, वो सबको कंसिडर करके आपको अपने कंक्लूजन तक, इन्फरेंस तक पहुंचना होगा। यहां पर सेकेंड स्ट्रैटेजी निकल के आती है, चेक द टोन ऑफ द ऑथर। चेकिंग द टोन ऑफ द ऑथर हेल्प्स यू इन एलिमिनेटिंग। Why eliminating? Because it is again the eliminating strategy. For example, आपने पैसेज में पढ़ा कि ऑथर किसी टॉपिक के बारे में बता रहा है काफी ज्यादा लॉडेबल टोन में, लॉडेटरी टोन है ऑथर की, मतलब तारीफों के पुल बांध दिए ऑथर ने उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। तो अगर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है जो कि क्रिटिकल टोन में जा रहा है, एक ऑप्शन जो नेगेटिविटी डिस्कस कर रहा है, वो आपका क्विक एलिमिनेटर होगा, क्योंकि जब ऑथर तारीफों के पुल बांध रहा है तो इन्फरेंस भी कुछ ना कुछ इसी लाइन में होनी चाहिए, अलोंग द सिमिलर लाइंस। अगेन, अगर ऑथर पैसेज में किसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है, सटायरिकल टोन में बता रहा है, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन जो पॉजिटिविटी डिस्कस कर रहा है, वो आपका हेंसफोर्थ एलिमिनेशन में जाएगा। सो ऑलवेज चेक द टोन ऑफ द ऑथर इन द मेन पैसेज। ये आपको बताती है कि कौन से इन्फरेंस को आपने एक्चुअली में यहां पे एलिमिनेट करना होता है। So always apply these strategies whenever you are actually looking out for an inference conclusion question, and you will be able to decode a better answer for you. A simple example, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो कि it's like an educated guess. It has to be an educated guess and not a wild guess. सिर्फ wild guess नहीं करना। Educated guess क्यों बोला है? क्योंकि आपको ये educated का वाला जो guess होता है वो आपको कहाँ से मिलता है? अपने सारे प्रीमाइसेस से जो कि आपको पैसेज में गिवन है। हाउ टू गाइड थ्रू एन इन्फरेंस? नंबर 1, अपने प्रीमाइसेस को आइडेंटिफाई करना है। यू विल हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। जिनको भी नहीं पता प्रीमाइस क्या होता है, आई वुड सीरियसली सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच द फर्स्ट लेक्चर, दैट इज द डाइसेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट। क्योंकि जब तक आपको आर्ग्यूमेंट में डाइसेक्शन नहीं पता, जब तक आपको प्रीमाइस कंक्लूजन नहीं पता, आप लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। सो डाइसेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्चिंग फॉर द क्लूज, आपको क्लूज को सर्च आउट करना है इन द डेटा गिवन इन द पैसेज, जो पैसेज में आपको डेटा गिवन है। Relevant details are listed in the passage. You'll have to narrow down the choices. That means the process of elimination is always your best friend. And then you will make a guided inference or a guided conclusion. A simple examples कि शैली ने चॉकलेट स्टेन्स देखे अपनी डॉटर के फेस पर और उसने देखा कि कुकी क्रम्स किचन के काउंटर पर फैले हुए हैं। तो अ क्लियर इन्फरेंस जो यहाँ शैली ने निकाली कि उसकी डॉटर कुकीज खा के आई है उसको बताए बिना। सिमिलरली एलिजांड्रोस का जो बेबी है वो रोने लग गया देर रात को, तो एलिजांड्रो ने सबसे पहले क्या इन्फर किया कि या तो बेबी हंग्री होगा या शायद बेबी को डायपर चेंज की जरूरत है। इमीडिएट इन्फरेंस अगर यहां होती कि एलिजांड्रो ने सोचा कि बेबी की तबीयत खराब हो गई, तो वो आपकी यहां पे वाइड इन्फरेंस में चली जाएगी। इमीडिएट पॉसिबल इन्फरेंस क्या होती है, सबसे पहले उसी पे जाते हैं। वाइड इन्फरेंसेस, दूर की इन्फरेंसेस तक, अनफोर्सिएबल इन्फरेंसेस तक आपको नहीं आना होता। सो ऑलवेज चेक फॉर द अनफोर्सिएबल इन्फरेंसेस, जो बहुत दूर की इन्फरेंसेस हैं, जो एंटिसिपेट नहीं कर सकते। तो whenever any unforeseeable inferences are given, you will have to eliminate those option choices. Again, डैनियल जब काम के लिए निकला तो उसने एक स्किनी डॉग को देखा जिसपे मडी स्पॉट्स थे। तो एक क्लियर इन्फरेंस उसने निकाली कि डेफिनेटली ये डॉग एक स्ट्रे डॉग है, तो दैट इज अगेन अ गाइडेड इन्फरेंस। Now let's apply the knowledge that we have studied so far on a few of the questions. पहला पैसेज ये कहता है कि ऑल्दो सिमंथा लाइक्स बोथ ऊलंग एंड ग्रीन टी, तो हमें पता है कि सिमंथा को कौन कौन सी चाय पसंद है, दैट इज ऊलंग टी एंड ग्रीन टी।
नन ऑफ हर फ्रेंड्स लाइक बोथ, मतलब उसके किसी भी फ्रेंड को ऊलंग और ग्रीन टी पसंद है ही नहीं. हाउएवर ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स लाइक ब्लैक टी, और इसके सारे दोस्तों को अल्टीमेटली ब्लैक टी ज्यादा पसंद है. इन द स्टेटमेंट्स अबव आर ट्रू, ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, तो मतलब आपने कौन सा आंसर निकालना है, विच इज नॉट द इन्फरेंस. ऑलवेज बिवेयर ऑफ द एक्सेप्शनल क्वेश्चंस. कभी कभी बच्चे सोचते हैं इन्फरेंस लिख दिया है तो इन्फरेंस ही निकालनी होगी, जबकि एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, यहां पे आपने ऐसा आंसर निकालना है जो कि इन्फरेंस नहीं है. तो लेट्स लुक इनटू द आंसर्स. किसी भी सिमांथा के फ्रेंड को ग्रीन टी पसंद नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां बोल दिया उसके किसी भी फ्रेंड को ऊलंग एंड ग्रीन टी पसंद नहीं है. तो बीइंग द करेक्ट इन्फरेंस, इट्स एन इनकरेक्ट आंसर. सिमांथा के फ्रेंड्स को एग्जैक्टली वो सब सारी चाय पसंद है एज ईच अदर. अब यहां पे बच्चे सोचेंगे सिमांथा और उसके फ्रेंड्स का ईच अदर बोल रहे हैं, नहीं, ये बात कर रहे हैं सिमांथा के सभी दोस्तों को वो सारी चाय पसंद है जो एक दूसरे को पसंद है. मतलब दोस्तों दोस्तों में ईच अदर की बात हो रही है, और दोस्तों दोस्तों में ईच अदर की बात हो रही है, मतलब सभी दोस्तों को ब्लैक टी आपस में पसंद है. देयरफॉर ये भी आपका करेक्ट इन्फरेंस है एंड हेंस एन इनकरेक्ट आंसर. सी ने कहा एक सिमांथा के फ्रेंड को ना ही ऊलंग टी पसंद है ना ही ग्रीन टी, एटलीस्ट वन ऑफ द फ्रेंड, और एटलीस्ट वन बोला है, और हमने तो बोला है कि किसी को भी पसंद नहीं है, और सी ने बोला कि वन ऑफ द फ्रेंड्स को, किसी भी एक दोस्त को ना ही ऊलंग टी पसंद है ना ही ग्रीन टी, और हमने तो कहा किसी को भी पसंद नहीं है, और इसने कहा एटलीस्ट एक को नहीं है. तो ये भी आपकी करेक्ट इन्फरेंस है, देयरफॉर ये भी आपका इनकरेक्ट आंसर होगा. डी ने कहा सिमांथा के किसी एक फ्रेंड को, वन ऑफ द फ्रेंड्स लाइक्स ऑल द काइंड्स ऑफ टीज दैट सिमांथा लाइक्स, मतलब एटलीस्ट सिमांथा के किसी एक दोस्त को वो सारी टीज पसंद है जो सिमांथा को भी पसंद है. सिमांथा को क्या पसंद है, ऊलंग एंड ग्रीन टी, और हमने पढ़ा है कि किसी भी दोस्त को ऊलंग ग्रीन टी पसंद नहीं है. डी ने कहा एटलीस्ट एक दोस्त को ऊलंग और ग्रीन टी पसंद है, तो ये इन्फरेंस नहीं है एंड हेंस फोर्थ डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस. अंडरस्टैंडिंग सेकंड पैसेज. फाइबर ऑप्टिक टेलीफोन केबल ज्यादा एक्सपेंसिव होती है मैन्युफैक्चर करना, अगर हम कॉपर टेलीफोन केबल के सेंस में सोचें तो. मतलब फाइबर ऑप्टिकल जो वायर्स होती हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज्यादा हाई है, और अगर हम इसको कंपेयर करें कॉपर वायर से तो कॉपर वायर्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है. सो इस केस में टेलीफोन network using fiber optical cable is less expensive overall. Although माना कॉपर वायर सस्ती पड़ती हैं, लेकिन फिर भी जो टेलीफोन नेटवर्क कंपनीज हैं वो फाइबर ऑप्टिकल को ही चूज करती हैं, क्योंकि ओवरऑल कॉस्टिंग कॉपर केबल की ज्यादा है. मतलब अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा बहुत सारी कॉस्टिंग होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट. ओवरऑल कॉस्ट उस केस में हम बोलेंगे कि फाइबर ऑप्टिकल का कम है और कॉपर ऑप्टिकल वायर्स का ज्यादा है ओवरऑल कॉस्ट, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कम कॉस्ट है. दिस इज बिकॉज, क्यों, अब इसका रीजन दिया ऑथर ने. कॉपर केबल को फ्रीक्वेंट एम्पलीफिकेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो सिग्नल्स को कैरी कर सके लॉन्गर डिस्टेंस पे, लेकिन ये वाली फ्रीक्वेंट एम्पलीफिकेशन, लेट्स अज्यूम एम्पलीफिकेशन मतलब मेंटेनेंस है, तो कहने का मतलब है कि कॉपर का मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है कॉपर वायर्स का, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है. मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है लेकिन फाइबर ऑप्टिकल का मेंटेनेंस कॉस्ट कम है एज पर द ऑथर. Therefore, ultimately हम लोग, therefore that is why author wants to say कि टेलीफोन नेटवर्क हमेशा फाइबर ऑप्टिकल को यूज करते हैं. आपको निकालना है a strong supporter, that means again a synonymous question for inference only. पहला ऑप्शन कहता है कि मटीरियल फ्रॉम विच फाइबर ऑप्टिकल इज मैन्युफैक्चर्ड इज मोर एक्सपेंसिव. जिस मटीरियल से फाइबर ऑप्टिकल मैन्युफैक्चर होता होगा वो एक्सपेंसिव होता होगा कॉपर के सेंस में. अब बच्चों को ये पढ़ते ही लगेगा हाँ ये सही आंसर है, क्योंकि पैसेज में लिखा था कि फाइबर ऑप्टिकल का मैन्युफैक्चरिंग महंगा है, इसने कह दिया मटेरियल महंगा है इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग महंगी है. जिनको नहीं पता, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर. मैन्युफैक्चरिंग में आपकी मटेरियल की कॉस्ट होती है, आपकी लेबर की कॉस्ट भी होती है, रॉ मटेरियल तो चलो कंप्लीट हो ही गया, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, मशीनरी की कॉस्ट होती है. ये सारी कॉस्ट मिला के
आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट निकलती है। पैसेज ने सिर्फ इतना बोला है कि फाइबर ऑप्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग महंगी है, उसने ये नहीं बताया कि मटेरियल महंगा है, लेबर महंगी है, आपका ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा महंगा है या मशीनरी ज्यादा महंगी है। तो ए ऑप्शन ने क्लियरली बोल दिया कि मैन्युफैक्चरिंग इसलिए महंगी है क्योंकि मटेरियल एक्सपेंसिव आता है। देयरफॉर ये सही लग रहा है लेकिन इनकरेक्ट आंसर में जाएगा। फाइबर ऑप्टिकल वायर्स कैन कैरी मेनी मोर सिग्नल साइमल्टेनियसली, ये ऐसा ऑथर ने कुछ नहीं बताया। सिग्नल्स ट्रांसमिटेड जो करे जाते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल से वो सेम स्पीड पे ट्रैवल करते हैं एज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉपर केबल, बिल्कुल। तो ये बात भी ऑथर ने नहीं बताया कि सिग्नल्स का वेरिएशन क्या है। कॉस्ट जो एसोसिएटेड है फ्रीक्वेंट एम्पलीफिकेशन सिग्नल से जो कॉपर में लगती है वो एक्सीड कर जाती है एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, देयरफॉर इट्स अ करेक्ट आंसर। ऑथर ने बोला है कि कॉपर में फ्रीक्वेंट एम्पलीफिकेशन होती है और कॉस्टिंग भी महंगी है, तो यही बात ऑथर ने यहाँ पे डी में बताई कि वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा एक्सीड कर जाती है कि फाइबर ऑप्टिकल का सौदा यहां पर सस्ता पड़ता है। जितने भी टेलीफोन कंपनीज हैं जो एक्स्ट्रा कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की लग भी गई अगर फाइबर ऑप्टिकल में, वो वहां पे मिटिगेट हो जाती है क्योंकि फ्रीक्वेंट एम्पलीफिकेशन कॉपर वायर की बहुत महंगी है और ये पैसेज में गिवन है। देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कोरोनरी बाईपास सर्जरी कॉमनली परफॉर्म की जाती है पेशेंट्स पे जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। तो जिनको भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उनको बाईपास सर्जरी के थ्रू ठीक किया जाता है, कॉमनली परफॉर्म की जाती है। एंड व्हेन सर्टेन अदर थेरेपीज विल बी एज इफेक्टिव, मतलब कि अगर हम उनको अदर थेरेपी से भी ठीक करते तो दोनों के केस में इक्वल रेशियो ऑफ हीलिंग है। बिसाइड्स बीइंग रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मतलब ये वाली जो अदर थेरेपीज हैं वो लेस कॉस्टली हैं। इसका मतलब जो बाईपास है वो कॉस्टली ज्यादा है कंपैरेटिवली। These other therapies pose less risk to patients since they are less intrusive. अब एक और बेनिफिट और बता दिए ऑथर ने कि लेस रिस्क भी है, लेस इंट्रूसिव भी है, मतलब बाईपास में ज्यादा रिस्क है और बाईपास में आपका ज्यादा रिस्क भी रहेगा, ज्यादा इंट्रूसिव भी रहेगा। बाईपास इज स्पेशली डिबेटेबल फॉर अ सिंगल वेसल डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में अगर सिंगल वेसल डिजीज है किसी को, इसी का पार्ट होता है, मतलब इट कुड बी द टू ब्लॉकेजेस ऑफ 2 आर्टरीज, 3 आर्टरीज और मल्टीपल आर्टरीज, लेकिन अगर सिंगल आर्टरी ब्लॉक है, सिंगल आर्टरी डिजीज है, तो उस केस में बाईपास का जो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये डिबेटेबल है। अब यहां पर डिबेटेबल का ये मतलब नहीं है कि टोटली ना है या टोटली हाँ है। डिबेटेबल का मतलब है कि क्वेश्चनेबल है, 50-50 है। डिबेटेबल का मतलब होता है कि 50-50 है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए सिंगल आर्टरी डिजीज में, अदर थेरेपी से भी क्या ठीक कर सकते हैं। आपको निकालना है इसमें इन्फरेंस। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। फर्स्ट कहता है बाईपास सर्जरी इज रिस्कियर देन ऑल ऑल्टरनेटिव थेरेपी, एक्सट्रीम ऑप्शन। अदर थेरेपी की बात की है, सारी थेरेपी से ज्यादा रिस्कियर है वो नहीं बताया, सिर्फ कुछ थेरेपीज की बात की गई थी, एलिमिनेटर, एक्सट्रीम ऑप्शन। नीडलेस बाईपास सर्जरी इज मोर कॉमन टुडे, हमें नहीं पता क्या कॉमन है क्या अनकॉमन है, ऐसी बात ऑथर ने नहीं बताई। बाईपास सर्जरी शुड बी परफॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन वेसल इज डिजीज्ड, तो ये वाली बात भी ऑथर ने नहीं बताई कि सिंगल के बाद अगर जो भी डिजीज हो रहा है उसमें कौन सी थेरेपी करनी है, बाईपास करनी है कि नहीं, सिर्फ सिंगल की बात की है, तो फिर ये भी आपका एलिमिनेशन में जाएगा। Sometimes there are equally effective alternatives to bypass surgery that involves less risk. बिल्कुल यही है करेक्ट आंसर। ऑथर ने कहा कभी कभी, हमेशा बाईपास को जीरो नहीं बोल रहा, उसने कहा कभी कभी कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज होती हैं जो इक्वली इफेक्टिव होती हैं, जो इक्वली हील कर पाती हैं दैन बाईपास सर्जरी, और अगेन वो लेस रिस्की होती हैं और लेस इंट्रूसिव होती हैं, जो कि अगेन ऑथर ने बताया है। देयरफॉर इट इज द करेक्ट आंसर चॉइस। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, शेयर होल्डर का कहना है कंपनी के जो करंट ऑपरेशन है वो काफी सक्सेसफुल रहे। अब रिसेंटली कंपनी नए फूड वेंचर में जाना चाहती है, नया सेटअप, नए डिपार्टमेंट में जाना चाहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस को देखें तो रिलायंस अजियो में भी है, द फैशन ब्रांड में है, रिलायंस फ्रेश भी है, हैमलेस भी आ चुका है, तो वेरियस फील्ड्स में वो वेंचर कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा एग्जाम्पल की फूड सर्विस में वो वेंचर करना चाहती है और फूड सर्विस के लिए दे हैव टू साइफन ऑफ फंड्स फ्रॉम द अदर ऑपरेशन।
अब फूड वेंचर के लिए फंड्स चाहिए होंगे, तो बाकी के ऑपरेशन से कंपनी फंड निकालेगी, क्योंकि नए वेंचर में चाहिए तो बाकी के वेंचर से फंड्स निकालेगी। फूड सर्विस इंडस्ट्री काफी वॉलेटाइल है, हायर रिस्क है। मतलब अब इसके दो नेगेटिव्स बताए हैं यहाँ पे ऑथर ने कि फ्लेक्सिबल है फूड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, और अगर रिस्क की बात करें तो ज्यादा रिस्क है। हो सकता है कि फूड इंडस्ट्री में हम लोग प्रोडक्ट बना के रख दें और क्योंकि पेरिशेबल नेचर का होता है तो वो बिके ना और वेस्ट जाए, स्टोरेज कॉस्टिंग जाए, तो ये सब चीजों की वजह से फूड इंडस्ट्री ज्यादा वॉलेटाइल और रिस्कियर है। विद इंस्टेंस लाइक फार्मास्यूटिकल में भी कंपनी वेंचर करना चाह रही है, दैट इज द मेडिसिनल एरिया। अगर फार्मा की बात करें तो उस केस में लेस रिस्क है और अगेन लेस फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहां पे ऑथर ने कंपेयर किया है तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि फार्मा ऑन दी अनदर एरिया, फार्मा इज अनदर एरिया जहां पर कंपनी वेंचर करना चाहती है। तो दो वेंचर्स हैं जो वो शुरू करना चाहती है, या तो फूड करे या फार्मा करे, और दोनों के अपने अपने पॉइंटर्स बता दिए। अगर शेयर होल्डर की बात सही है तो कौन सी स्टेटमेंट आप इन्फर कर सकते हो ऑथर से? फर्स्ट, कंपनी के प्रेजेंट ऑपरेशन में इंक्रीज फंडिंग चाहिए, मतलब कंपनी के करेंटली सारे ऑपरेशन में फंड बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं बोला, सिर्फ फूड या फार्मा की बात हो रही थी। इन्वेस्टमेंट अगर फार्मा में करेंगे दैट वुड नॉट साइफन ऑफ मनी फ्रॉम अदर ऑपरेशन। ऑथर ने ये नहीं कहा, ऑथर ने सिर्फ इतना कहा कि अगर हम फूड इंडस्ट्री शुरू करेंगे तो हमें बाकी के ऑपरेशन से फंडिंग चाहिए होगी। फार्मा के लिए फंडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कही ऑथर ने। Therefore eliminated. Company will lose money at if it starts the service in food service industry. इन्होंने कहा कि रिस्कियर है, दिक्कतें हैं, लेकिन कंपनी का डेफिनेटली पैसा डूबेगा ही डूबेगा अगर फूड शुरू कर दिया। तो ये आपकी बहुत एक्सट्रीम असम्पशन है, एक्सट्रीम इन्फरेंस है, इसीलिए एलिमिनेटेड। डी ने कहा कंपनी के ग्रेटर चांस हैं लूजिंग मनी के, ज्यादा चांस हैं। अब आ गया ना ये सही ऑप्शन, चांस है लूज करने के मनी अगर वो फूड वेंचर स्टार्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू फार्मा, क्योंकि फूड थोड़ा रिस्कियर है तो चांसेस हैं वहां पे पैसा डूबेगा लेकिन फार्मा में नहीं डूबेगा। देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज। हेमोग्लोबिन एक सब्सटेंस होता है ह्यूमन ब्लड में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है लंग से बाकी की बॉडी तक। हर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब पिक करते हैं एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बिकम्स मोर इफेक्टिव इन पिकिंग द एडिशनल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का काम होता है ऑक्सीजन को पिकअप करना लंग से, और जब भी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को पिकअप करता है, जैसे जैसे पिक करता है द मोर इट पिक्स, द मोर इट गेट्स केपेबल टू पिक मोर ऑक्सीजन्स। मतलब अगर किसी ने एक मॉलिक्यूल पिक कर लिया ऑक्सीजन का तो वो 2 या 3 भी पिक कर पाएगा, तो जितने ज्यादा पिक कर पाएगा उतनी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन को पिकअप करने की हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की। सो इस केसेस में it becomes more effective in picking up the additional oxygen molecules until the maximum capacity of 4 is reached. Maximum 4 मॉलिक्यूल पिक कर सकता है, मतलब 1 से लेकर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पिकअप कर सकते हैं, लास्ट है 4। और जैसे सपोज अगर किसी ने एक पिक कर लिया तो 2 पिकअप करने के चांसेस हैं, 3 पिकअप कर लिए तो 4 पिकअप होने के चांसेस हैं। इस तरीके से ये रेंज है। ग्रैबिंग ऑल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चेंजेस द शेप of hemoglobin molecule, each time causing it literally to open up to receive more oxygen. तो जैसे जैसे ये ऑक्सीजन पिक करता है इसकी शेप चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले मॉलिक्यूल की शेप थी इतनी, जब इसने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया, जैसे इसने एक मॉलिक्यूल लिया इसकी शेप थोड़ी बढ़ गई और ये दूसरे को भी पिक कर पाया। जैसे इसने दूसरे को पिक किया इसकी शेप और बढ़ गई ताकि ये तीसरे को पिक कर पाए, और जैसे इसने तीसरा पिक किया इसकी शेप और एक्सपैंड हो गई ताकि ये 4th को भी पिक कर पाए। तो जैसे जैसे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पिक करता है इसकी शेप चेंज होती है, एक्सपैंड होती रहती है। Which of the following is a strong supporter in this case? फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसने पिकअप कर लिए 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल probably acquire a 4th oxygen molecule, कि शायद एक्वायर कर लेगा, will probably acquire, considerable सही है। ओनली फैक्टर, इकलौता फैक्टर जो ये डिसाइड करेगा कि कितने ज्यादा मॉलिक्यूल पिक होंगे वो है शेप।
अब इसने बोल दिया सिर्फ शेप रीजन है मॉलिक्यूल को पिक करने का। ऑथर ने बताया कि शेप एक्सपैंड हो जाती है, लेकिन क्या सिर्फ शेप की बात है? हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे ऑपरेशंस वर्क करते हैं, इतनी सारी बायोलॉजी वर्क करती है, सिर्फ शेप को उसका रीजन दे देना मॉलिक्यूल पिकिंग का एक्सट्रीम ऑप्शन में जाएगा, हेंसफोर्थ इनकरेक्ट। एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसने 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पिकअप कर लिए हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा 4th मॉलिक्यूल को पिक करने के उस किसके कंपैरिजन में? जिसने 3 मॉलिक्यूल पिक कर लिए हैं, वो 4th को पिक करने के लिए ज्यादा केपेबल होगा। ऑथर ने ये नहीं कहा डेफिनेटली पिक कर लेगा, केपेबल ज्यादा होगा 4th को पिक करने के लिए अगर हम उससे कंपेयर करें जिसने अभी तक सिर्फ 1 मॉलिक्यूल लिया है। बिल्कुल, जिसने 1 लिया है वो 4 तक चला जाएगा ये नहीं पता, लेकिन जो 3 मॉलिक्यूल पिक कर चुका है वो डेफिनेट चांसेस हैं कि वो 4th मॉलिक्यूल को पिक कर लेगा, इसीलिए ये सही आंसर है। और ये वाले ने क्लियरली विल एक्वायर बोल दिया है, तो इसने डेफिनेट बोल दिया है कि अगर उसने 3 कर लिए हैं पिक तो वो डेफिनेटली 4th कर लेगा। 3 ने, सी ऑप्शन ने कहा कि चांसेस हैं कर लेगा, ऑथर ने भी यही कहा चांसेस हैं कर लेगा, देयरफॉर ए एलिमिनेशन में जाएगा और सी आपका करेक्ट आंसर में जाएगा। डी ने कहा हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जिसने पिकअप कर लिए हैं 4 मॉलिक्यूल, उसकी सेम शेप रहेगी, जिसने अभी तक कोई मॉलिक्यूल पिक नहीं करा, ये तो आपका ऑप्शन प्रीमाइस को ही किल कर बैठा, तो ये आपका इनकरेक्ट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसोफर कहता है इफेक्टिव टेस्ट रिसेंटली डेवलप किए गए हैं जो कि फैटल डिजीज मतलब जानलेवा डिजीज को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेंगे, जो कि जेनेटिकली होते हैं, तो मतलब दे विल प्रिडिक्ट, स्टडीज ने कहा दे विल प्रिडिक्ट जेनेटिकली फैटल डिजीजेस। जैसे अगर आपको जेनेटिकली कोई फैटल डिजीज हो सकता है, मतलब पेरेंट्स को कोई फैटल डिजीज था और वो बच्चों में भी आ सकता है और जिससे जान जा सकती है, स्टडीज इसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगी, पहले से ही बता देंगी कि हाँ आप मरने वाले हो, सॉर्ट ऑफ ऐसा सही है ये कुछ। तो नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम अ पर्सन कैन बी वार्न्ड वेल इन एडवांस कि उसको लाइफ में ये डिजीज हो सकता है, तो हम लोग अर्ली वार्निंग्स पहले से ही अगले को दे पाएंगे। However, medicine is not yet able to prevent most of these diseases. मतलब जान जाएगी, मेडिसिन प्रिवेंट नहीं कर पाएगी उन डिजीज को, उसके लिए अभी तक कोई इलाज नहीं आया, बस वार्निंग दे पाएंगे हम पहले से, इलाज नहीं कर पाएंगे। Simply being informed that one will get a disease that is both fatal and incurable can itself be quite harmful to some people. इसने क्वेश्चन रेस किया कि क्या ये अर्ली वार्निंग्स जो हम दे रहे हैं, क्या ये लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए। इसने ये अल्टीमेटली ऑथर ने एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि तुम अगर किसी को वार्न कर रहे हो कि सामने वाला बंदे को एक ऐसा डिजीज होने वाला है जो कि जानलेवा है और जिसका कोई इलाज नहीं है, क्या ये वार्न करना सही है सामने वाले को? मतलब ये स्टडीज के हिसाब से क्या ये वार्निंग देना ठीक भी है? एक क्वेश्चन मार्क पुट अप करा है ऑथर ने। क्यों? क्योंकि आप अगले को पहले से डरा रहे हो, तो आधा तो इंसान डरता डरता वैसे ही मर जाएगा। मतलब जब ये डिजीज उसको या तो इसका क्योर हो तो आप बताओ कि भाई ये हो सकता है, इसका क्योर है, ये मेडिसिन है। जब वो डिजीज होगा फैटल, इनक्योरेबल है, तो एक तरीके से आप इंसान को आधा टेंशन में वैसे ही मार रहे हो, उसकी साइकोलॉजी पे भी इफेक्ट कर रहे हो, स्ट्रेस पे इफेक्ट कर रहे हो। तो कौन सा होना चाहिए करेक्ट आंसर? लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। Advancement of medicine has failed to provide solution to every problem. इसने कह दिया मेडिसिन के पास किसी भी डिजीज का जवाब ही नहीं है, every problem. Extreme option eliminated. Advance of machine creates new context in which ethical dilemmas can arise. That's the correct answer. कि जैसे जैसे मेडिसिन इतनी एडवांस होती जा रही हैं, साथ साथ वो ऐसे न्यू कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रही हैं जहां पर एथिक्स पे क्वेश्चन आ रहा है, एथिकल डिलेमास क्रिएट हो रहे हैं कि ये एथिकल नहीं है, ये मॉरल सही नहीं है, ये एक्चुअली इमोरल है कि आप किसी को ये बताओ कि तुम मरने वाले हो, तुम्हें फैटल डिजीज होने वाला है जिसका कोई इलाज भी नहीं है। इट्स नॉट एथिकली राइट, इट कुड बी मेडिकली राइट, साइंटिफिकली ये राइट है कि यार इन्फॉर्म करना भी जरूरी है, वार्निंग देनी भी जरूरी है, लेकिन एथिकली इट्स नॉट राइट। इट इज क्रिएटिंग द न्यू एथिकल डिलेमा बेस्ड कॉन्टेक्स्ट। Therefore, that was a question raised by the author and henceforth it's a correct answer. C ने कहा मेडिकल टेक्नोलॉजी कंटिन्यू करती रहेगी, एडवांस होने में इंक्रीज करती रहेगी अपनी नॉलेज, डिजीजेस को समझती रहेगी, तो इट इज अल्टीमेटली बियॉन्ड द स्कोप। डी ने कहा जितना ज्यादा हम लर्न करते हैं उतना ज्यादा हम रियलाइज करते हैं कि हमें कितना कम पता है, तो इट्स लाइक अ थॉट जो यहाँ पे ऑथर ने नहीं डिस्कस किया, हेंस इट शुड बी द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर चॉइस।
सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप टुडेज सेशन। आपने आज के सेशन में पढ़े इन्फ्रेंसेस की किस तरीके से इन्फ्रेंसेस निकालने हैं। अगर आपको फैक्ट इन्फ्रेंस जजमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर भी आपने इन्फ्रेंसेस का ध्यान देना है, कैसे यही वाली इन्फ्रेंस के स्ट्रैटेजी पे आपने इन्फ्रेंस निकालनी है। जो फैक्ट्स होते हैं आपके, वो होते हैं आपके क्लियर प्रिमाइस। अगर आपको प्रिमाइस निकालना आता है तो FIJ स्टेटमेंट्स में आप क्लियरली फैक्ट्स को भी निकाल सकते हो स्टेटमेंट्स में, कि जो भी प्रिमाइस स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी फैक्ट्स में जाएंगी, जो भी इन्फ्रेंस आपने यहां निकाली है वो इन्फ्रेंस स्टेटमेंट में जाएंगी। अगर जजमेंट बेस्ड स्टेटमेंट्स आती हैं तो जजमेंट्स में आपको ध्यान रखना है जो भी स्टेटमेंट्स आपको क्लियरली ओपिनियंस लगे, किसी पर्सन का खुद का ओपिनियन लगे, जिसमें अप्रूवल या डिसअप्रूवल जैसे हिंट्स आपको दिखे, तो वो आपके जाएंगे जजमेंट्स में। बट अगेन द इन्फ्रेंस स्ट्रैटेजी विल ऑलवेज हेल्प यू इफ यू आर डीलिंग विद FIJ। एंड सेंट्रल थीम पे खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगेन सेंट्रल थीम इज ऑल्सो द मोस्ट रिकरेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द क्लैट। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।